प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र मेरे राम का मुकुट भूग रहा है विद्या निवास मिश्र के ललित निबंध संग्रह का अगला निबंध हम पढ़ेंगे। मेघदूत का संदेश। बच्चों, विद्या निवास मिश्र के ललित निबंधों में प्रकृति है, विंध्य प्रदेश है, स्थापत्य कला है, धर्म के संरक्षण और संवर्धन के साथ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनका की अटूट आस्था है और उसके संरक्षण के लिए एक चिंता भी है। मेघदूत का संदेश निबंध इसी क्रम में उनकी राष्ट्रीयता का संदेश हमारे लिए लेके आता है और वे भारतीय एकता, सांप्रदायिकता और भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीवन शैली के विश्लेषण को प्रस्तुत करते हुए ये निबंध लिख रहे हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं मेघदूत का संदेश। मेघदूत भारत का राष्ट्रीय काव्य है। सुनकर किसी को चौंकने की ज़रूरत नहीं। स्कॉटलैंड वाले वर्न्स को अपना राष्ट्रीय कवि मानते हैं, इसलिए नहीं कि उसने स्कॉटलैंड की वीरता के गीत गाए हों या स्कॉटलैंड निवासियों को किसी युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया हो या स्कॉटलैंड के इतिहास की कोई गाथा गाई हो, बल्कि इसलिए कि वह स्कॉटों की प्रकृति और स्कॉटलैंड की धरती की प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करने में सफल हुआ था। उसने दोनों की आत्मा पहचानी थी और उसकी प्रत्येक काव्य पंक्ति उस पहचान के संस्पर्श से पुलकित है। ठीक यही बात मेघदूत के बारे में कही जा सकती है। मेघदूत में किसी रघु या राम या अर्जुन की वीर गाथा नहीं है, किसी अश्वमेघ पराक्रमी के दिग्विजय का वर्णन नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी ऐतिहासिक आख्यान नहीं है। फिर भी वह समूचे राष्ट्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक चेतना की पूंजीभूत राशि है। ये रेखांकित कर लीजिए, मेघदूत का क्या संदेश है। ये समूचे राष्ट्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत चेतना की पूंजीभूत राशि है और जिसमें क्या है, प्रत्येक युग में अपने भारतीय हृदय अपने स्निग्धतम क्षण का प्रतिबिंब पा सकता है। जीवन के बहुत नज़दीक और प्रेम के बहुत प्लेटोनिक, बहुत ही पुनीत कैनवास पर उन्होंने हमें ला खड़ा किया है और साहित्य का जो मूल लक्ष्य लोक मंगल है, उसका अत्यंत सहज बोध्य रूप अपने हृदय में बसा सकता है। मेघदूत के अंतर्गत कवि क्या कहता है, क्षण मात्र के लिए भी जड़ चेतन किसी भी जगत में दो संवादी तत्वों का विश्लेष न हो और इसलिए हजारों कोस की दूरी लांघती हुई भी मेघदूत की वह यात्रा न केवल विंध्य और हिमाचल के एकीकरण के लिए सरल प्रयत्न है, बल्कि ऐहिक प्रेम साधना और परमार्थिक भक्ति के बीच तादात्म्य साधना की सिद्धि भी है। खेतीहर और वनवासी के उन्मुक्त उल्लास के साथ नगर परिष्कृत वक्रता का मधुर परिणय भी है। मैंने मेघदूत की कहानी कई दृष्टियों से कई बार पढ़ी है। शुद्ध प्रेम कहानी के रूप में मैंने इसका आस्वादन किया है, इसकी कलात्मक अभिव्यक्ति को परखा है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के साथ इसकी पारमार्थिक शिव अपनी साधना के कारण परमार्थिक शिव साधना के प्रेम को भी समझने की कोशिश की है। भारतीय जीवन के स्वस्थ दर्शन की प्रतिछाया पाई है और इतिहास की एक अत्यंत मधुर अनुगूंज सुनी है और प्रत्येक बार मैं सम्मोहित हो गया हूँ। प्रत्येक बार मानो मेघदूत से मनसातीत सत्य को उघाड़ कर रख दिया है। जो लोग कहते हैं कि यथार्थ और आदर्श के बीच समझौता नहीं हो सकता, कल्पना और यथातथ्य में कोई जोड़ नहीं बैठाया जा सकता, या इतिहास और भूगोल के बीच कोई सामंजस्य नहीं हो सकता, या नगरों के परिष्कृत जीवन के साथ गांव के निर्व्याज जीवन के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, या उद्दीपन और आलंबन में कोई एक नहीं हो सकता, उसके लिए मेघदूत एक चुनौती है। मेघदूत एक जीवन गाथा है, एक प्रणय गाथा है और एक भारतीय सांस्कृतिक विरासत के साथ किसी भी व्यक्तित्व के जीवन की घनीभूत राशि का प्रतिबिंब है। विद्या निवास मिश्र ने अपने शब्दों में मेघदूत का विश्लेषण बहुत सटीक और बहुत सार्थक किया है, इसलिए यह निबंध और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
मेघदूत में केवल मेघ के मंद गर्जन से मानसगामी राजहंसों की उत्कंठा जगाने की बात हो सो नहीं है। उसकी मंगलवारियों से धरती के साफल्य और धरती की वाणी के साफल्य का भी उदय है, और यह बात बहुत महत्व की है। विरह का काव्य होते हुए भी मंगल की सृष्टि ही मुख्य लक्ष्य है। इस बात की ओर मेघदूत में स्थान स्थान पर अत्यंत मनोरम ढंग से संकेत कराया गया है। कहीं वक्र की क्रीड़ा की स्मृति जगाकर, कहीं चातकों के मधुर निनाद को गुंजित करके, कहीं पथिक वनिताओं के मन में आश्वासन जगा करके, कहीं विष्णु के सौंदर्य की समता प्राप्त करा के, कहीं कृषि फल की कृतज्ञता में ग्राम वधू के लोचनों में प्रीति पिघला करके। देखिए, प्रेम पिघलाने के कितने सारे उपादान उन्होंने ढूंढे हैं, और बड़ी काव्यात्मक अभिव्यक्ति के साथ, बड़ी सरस शैली में, बहुत सहज अभिव्यक्ति विद्यानिवास मिश्र ने की है। ये इनके निबंध की विशेषताएं हैं। देखिए, लेखक कहता है आगे, वह मेघदूत उस व्यापक रूप में प्रवहमान जनोल्लास की वर्षा करता है जिसकी प्यास धरती को बराबर लगती रहती है, और जिसकी किसी भी मात्रा में से धरती कभी भी अघा नहीं सकती। मेघदूत को समझने के लिए बड़े विशाल हृदय की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक ज़रूरत है इस समझ की कि मेघदूत न केवल एक शाप प्रवासी यक्ष की विरह कल्पना है, बल्कि वह भारत के आराध्य देवत्व द्वारा प्रत्येक युग के आत्मविश्लेष की वेला में भेजा गया आश्वासन भरा, ममता भरा, मंगल भरा मधुर संदेश है। ये देखिए, रेखांकित करिए, कैसा संदेश है? प्रत्येक युग के आत्मविश्लेषण की बेला में आश्वासन भरा, ममता भरा और मंगल संदेश है। यदि हमारा मन पवित्र होता है तो पूरी सृष्टि एक पुनीत संदेश देती हुई प्रतीत होती है। मेघदूत की समस्त काव्य योजना राष्ट्रीयता की एक महान परिभाषा के निर्माण में विनियोजित हुई है, जो इतिहास, संस्कृति, भूगोल, जनजीवन, विज्ञान और प्रकृति की सभी सीमाओं और क्षितिज रेखाओं की सम्मिलन भूमि का निर्माण करती हुई राष्ट्र के प्रत्येक अवयव और कर्ण के साथ हृदय का साक्षात्कार करा देती है। वह केवल 4 घड़ी के लिए उत्तेजना नहीं जगाती, नसों में गर्म लोहू नहीं उबालती, बल्कि राष्ट्र के जितने भी घटक हो सकते हैं उन सभी के साथ ऐसा गहरा अनुराग भर देती है कि राष्ट्र व्यक्ति के जीवन का अंश बन जाता है। आज जब राष्ट्र के गौरव को पहचानने की मंगल वेला आई है, तब उसके उपादानों का अध्ययन एक व्यापक दृष्टि से होना अत्यंत आवश्यक है, और इसलिए मेघदूत के विशद अध्ययन की आज सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीयता का समग्र रूप में दर्शन अकेले किसी ग्रंथ में है तो वह मेघदूत में है। कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या उद्दाम विलास के वर्णन, निबि बंधुच्छ्वास, प्रणय के उत्संग में, दुकुल के विस्त्रंसन में, श्रृंगार सिद्ध करने वाले कल्प वृक्ष के वितान या स्वप्न में या चित्त में सम्मिलित के प्रयत्न राष्ट्रीयता के लिए उपकार कर सकते हैं, और क्या वह राष्ट्रीयता काम्य होगी? इसका उत्तर देना आज के बाह्य नैतिकतावादी युग के मानों को देखते हुए बहुत कठिन है। पर इस देश की प्रकृति का जिस स्वस्थ उपभोग के बिना, दूसरे शब्दों में जिस गरज के बिना ऐश्वर्य बंधे माना जाता रहा है, इसलिए जिसका जीवन भी खंडित माना जाता रहा है, उसमें यदि अकुंठित और अकृत्रिम निर्व्याज्य स्त्री पुरुष संबंध की स्थापना कराई जाती है तो वह समूचे समाज के मंगल के लिए है, केवल व्यक्ति के क्षणिक सुख के लिए नहीं। इन्होंने इस व्यष्टि को समष्टि के लिए शाश्वत सत्य के रूप में अभिव्यक्त करके जो संप्रेषणीयता की है, वह बहुत ही सरस अभिव्यक्ति है, और यह मेघदूत के संदेश जो शीर्षक है इसकी सार्थकता को भी पुष्ट करता है। मेघदूत की कथा योजना के पीछे मूल हेतु जो स्पष्ट रूप से यद्यपि नहीं कही गई है, पर समूचे कथा प्रवाह में जिसका संकेत सूक्ष्म रूप से कई स्थानों पर किया गया है, शिव की अर्चना में प्रमाद है, और उस प्रमाद के अनुताप का ही एक परिशोध है मेघ द्वारा संदेश वहन। कहा जाता है कि यक्ष जब नए परिणय के रसरंग में एकदम डूब गया, तब उसे अपने उस कर्तव्य के बारे में जागरूकता न रह गई जो उसे धनपति ने सौंपा था। अलकापुरी शिव की छत्र छाया में बसी हुई नगरी है, और शिव की आराधना के विभिन्न कार्य विभिन्न व्यक्तियों के जिम्मे सौंपे रहते हैं। मेघदूत का नायक फूल चुनने के काम में नियुक्त था, और शिव के मस्तक पर बासी फूल चढ़ाना मना है, यह जानते हुए भी यौवन के उन्माद में उसने नए फूल चुनने के परिश्रम से ही चुरा कर कुछ दिनों तक लगातार बासी फूल दिए, और यह प्रसाद इसके
अभिशप्त प्रवास का कारण बना। इस प्रमाद का प्रायश्चित भली भांति वही हो सकता था जहाँ यौवन और ऐश्वर्य की वे सुविधाएं जिसमें मग्न रहने के कारण यह हुआ छीन ली जाए, और इसलिए शिव के पुनः परितोष के लिए वह रामगिरी की छाया में बसेरा लेता है, क्योंकि शिव और राम परस्पर आराध्य और आराधक दोनों हैं। राम मानव की कल्याण साधना के साथ केवल अपनी साधना के कारण साध्य से भी अधिक महनीयता के मूर्तिमान आलंबन है, और यही कारण है कि देवताओं की भूल का उद्धार मानव शरीर से ही कराकर की परंपरा साहित्य में रही है। देखिए बच्चों, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है मिश्र जी ने कि मेघ के द्वारा संदेश भेजना और मेघदूत का नायक फूल चुनने के बजाय काम में नियुक्त था, और शिव के मस्तक पर बासी फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं, तब ऐसा किया गया इस प्रमाद का प्रायश्चित कि उनसे वही सुविधाएं छीन ली गई जिसके भीतर लिप्त होकर के वे ऐसा कर पाए। तो सृष्टि में, भारतीय जीवन दर्शन में, सांस्कृतिक विरासत में जो जीवन मूल्य है, उन सब बातों की पृष्ठभूमि में इन्होंने मेघदूत की राष्ट्रीयता की जो अभिव्यक्ति दी है, जो संदेश दिया है, वह बहुत ही प्रामाणिक है।